हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट नंबर 4 है। एक्चुअली इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था वो पार्ट 3 था, मैंने गलती से पार्ट उसको 2 बोल दिया था। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4 है और ये हमारे जो है इंट्रो का मतलब कि समझने के लिए जो ये चैप्टर है ये फिनिश होने वाला है अभी। तो ये लास्ट जो है इसका लेक्चर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ लॉ। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि किरचॉफ लॉ जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस किरचॉफ लॉ से ही हम लोग कई न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे। तो आज इसके जो इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन जनरेट होंगे वो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये समझना है हम लोगों को। और दूसरा मीटर ब्रिज समझना है और तीसरा पोटेंशियोमीटर। और ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए आपको बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं जैसे लेक्चर तो चल ही रहे हैं, बीच में मैं एक आपको छोटा सा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा वो 3 मिनट 3 से 5 मिनट का होगा। उसमें मैं क्या करूँगा आपको जो फिज़िक्स के हैं, ठीक है, फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं या बहुत ही ख़ास हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, मैं उनके लिए वो भेजूँगा। उस सारे वो हो सकते हैं हिंदी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर पे फोकस करिएगा। तो फिगर देख करके आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, उन सब जितने भी वो डायग्राम होंगे। ठीक है, चलो लेकिन ये सब नेक्स्ट काम है। अभी हम लोग अभी आज का लेक्चर देखते हैं अच्छे से, वो तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया। तो आज हम लोग जो है पूरी तरह से पहले देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है जो हमारा किरचॉफ लॉ होता है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ को पूरी तरह समझेंगे। तो देखो एक यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल है 3.7, इसी न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग पूरी बात को समझने के लिए तो सबसे पहला काम ये है कि हमें इसमें देखने होंगे कितने पास बन रहे हैं। ठीक है, कितने रास्ते बनेंगे। तो पाथ देखेंगे सबसे पहले। आप देखिएगा एक तो आपका ये A B C A, एक ये केस बन रहा है। ठीक है, आपको दिख गया होगा। दूसरा यहाँ से A D C और फिर A बन रहा है, दूसरा ये हो गया। तीसरा आपको दिख रहा होगा B C, उसके बाद फिर D और फिर इसको E मान लिया और यहाँ से फिर B, यानी कि 3 केसेस बन रहे हैं। तो तीनों ही बार में हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। ठीक है, और किरचॉफ लॉ आप लोग सीख चुके हो और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक एक पास को लेते हैं। सपोज दैट हमने पहला पास यहाँ से यूज़ किया A D C A, देख रहे हैं आप, तो A D C A यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमें देखना होगा कि करंट कैसे निकल रही है, करंट का क्या सिस्टम है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से समझना होगा हमें। तो यहाँ से अब देखिए हर चीज़ दे रखा है वैसे पूरा डिटेल में कि करंट कौन सी कहाँ जा रही है, I3 है यहाँ पे, है ना। तो ये बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे लेकिन हमें जो किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है उसके लिए हमें कैसे क्या करना होगा तो वो समझना होगा हमें। ठीक है, तो हाँ, तो इस बात को पूरी तरह समझने के लिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड लॉ अप्लाई करने के बाद सारी बात हमको ईजिली समझ में आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए करना क्या काम है। तो पहले हमने यहाँ से ये A है और हमने A और D और C और फिर से A, ये वाला पास चूज किया A D C और A। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जाके आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो गई कि हम मूव कर रहे हैं। तो देखो सारी बात ध्यान रखिएगा जो हमने किरचॉफ लॉ में बताया था। तो पहला नंबर पोटेंशियल इनका क्या होता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल होगा। सम ऑफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सारा पोटेंशियल का सम क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, देखें इधर से अगर हम चल रहे हैं तो देखिए यहाँ से पहले पोटेंशियल कितना है, 10 है, तो हमने टोटल 10 ले लिया। ओके, फिर देखो यहाँ से करंट आ रही है और करंट यहाँ पहुँची। करंट क्या है इस बार, I1 माइनस I2, और ये करंट है और ये R है। आप जानते हो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, तभी पोटेंशियल मिलता है। तो अब यहाँ पे हमने बताया था पीछे कि अगर करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो जो IR, देखो करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो IR की वैल्यू हम किस में लेते थे, नेगेटिव, और करंट के अपोजिट हो गए तो IR की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये मैंने नॉर्मली समझाया था पीछे। ठीक है, तो वही चीज़ देखेंगे कि हम लोग किसके दिशा में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा साफ साफ करंट की डायरेक्शन ये है। तो ये नेगेटिव में लेंगे और IR करेंगे, मतलब ये करंट है और ये R है, मीन्स -4 I1 माइनस I2। ये बात समझ में आ गई आपको। ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि RI लिखा है, यानी ये पोटेंशियल निकाला गया है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, और नेगेटिव में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ हो गई 4, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये हो गई करंट। तो इस फार्मूले को यूज़ किया गया। ओके, फिर हम लोग आगे देखेंगे। इस बार हम यहाँ पहुँचे तो देखिए करंट इस बार इधर आ रही है, दिख रहा है करंट की डायरेक्शन, इसका मतलब अपोजिट वाला केस हो गया। इस बार हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हो जाएगा प्लस, क्या होगा,
ये करंट क्या आएगी, और यहाँ पे 2 ओम है तो ये क्या होगा R, फिर से R I यूज़ करेंगे, मतलब 2I2 माइनस प्लस I3, करंट आपको दिख रही होगी, ये करंट लिखी हुई है, माइनस I1। क्लियर। उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो यहाँ आप देखेंगे क्या है, 1 ओम है और क्या है करंट I1 है, ये R की वैल्यू है, और देखो उसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में हमें इसको बार नेगेटिव में लेना है, तो ये सिर्फ होगा I1 क्योंकि R की वैल्यू क्या है, सिंपल 1 है, इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई। ये पूरा कहानी करना तो ये समझाने के लिए था। अब मैं थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि क्या हुआ है। तो पहले पास को हम लोग A D C और A तक चलेंगे, ठीक है, A D C A तक। इन दिस केस अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या लिखेंगे, बेसिकली पहले हमने यहाँ से लिया था 10, ठीक है, 10 माइनस, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल तो सीधा दे रखा है, नो प्रॉब्लम, बैटरी पे पोटेंशियल सीधा दे रखा होता है। सेकंड केस में 4 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, वो नेगेटिव में लेंगे क्योंकि डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही चलना है, तो 4I1 माइनस I2, फिर अगला वाला प्लस लेंगे क्योंकि वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, करंट देखिए इधर से आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया R और I, यानी कि I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। फिर थर्ड केस में देखिए इधर चल रहे हैं, जो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, मींस IR हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, IR तो I है 1, सॉरी I आपका I1 है और R की वैल्यू 1 है, तो IR की वैल्यू कितनी आई, I1, और वहाँ पुट क्या करेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो I1 इक्वल्स टू 0। समझ आया ये पूरी बात। तो ये पूरी बात इसी तरह लिखी गई है, ठीक है। अभी नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको सॉल्यूशन में। सेकंड केस आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी वही कहानी पूरी करनी होगी, बिल्कुल ध्यान से समझें। पहला क्या होगा, पहले आप क्या लिखेंगे, इस बार हम पास कैसे ले रहे हैं, A B C A, A B C A, ठीक है, अप्लाइंग सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आप देख रहे हो कि पहले क्या है, पोटेंशियल 10 है, ठीक है, पहले मेन पोटेंशियल लिख लो 10। अब हम किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहे हैं, हम इधर से जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इधर से। तो आप देखोगे कि इस वाले रेजिस्टेंस पे क्या है, R की वैल्यू 4 है, करंट कौन सी आ रही है, I2 आ रही है, तो करंट सॉरी पोटेंशियल कितना होगा, B इक्वल्स टू IR फार्मूला होता है, तो ये क्या हो जाएगा, I2, देख रहे हैं आप करंट I2 है और इंटू 4 है, यानी 4I2, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव में लिखेंगे पॉजिटिव में। अब ध्यान से सोचिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या होगा, ये नेगेटिव में होगा, माइनस 4I2, क्लियर, ये चीज़ होगी। उसके बाद फिर अगला केस पहुँचे, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे आए, अभी हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर से नेगेटिव लेंगे, और R की वैल्यू 2 है और करंट कौन सी आ रही है इस तरफ, ये देखिए आप करंट I2 प्लस I3, मीन्स इस बार फिर से नेगेटिव में लोगे क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो, तो फिर से आप लिखोगे 2 और क्या लिखोगे, I2 प्लस I3, ठीक है, क्लियर हो गया ये। उसके बाद फिर यहाँ पहुँचे तो यहाँ थर्ड केस फिर से आएगा, तो ये देखिए फिर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस बार भी नेगेटिव में लोगे, I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये केस समझ में आ गया होगा। सिमिलरली ऐसे इस पास में भी करेंगे, तो देखो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सॉल्यूशन में देखिए कि कैसे पूरी कहानी की गई है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पूरा मैंने समझाया, ये पहला केस ये लिखा हुआ है, सेकंड ABC वाले केस में ये लिखा हुआ है जो आपने देखा, ठीक है, थर्ड केस में जो तीसरा वाला जो है बिल्कुल वही चीज़ है, ये किया गया है। इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 I3 फाइंड किया गया है, क्लियर। तो ये हो गई करंट, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि करंट कैसे निकाला गया। अब करंट निकल आई तो आपको पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर पढ़िए, इट इज़ इजली वेरीफाइड दैट किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई टू द रिमेनिंग क्लोज लूप डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। द अबव वैल्यूज ऑफ द करंट सेटिस्फाई द सेकंड रूल ऑफ द एवरी क्लोज लूप ऑफ द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल द टोटल वोल्टेज ड्रॉप ओवर द क्लोज, ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या होगा, ये देखिए, ठीक, इक्वल टू 0 होगा एज़ पर किरचॉफ सेकंड लॉ, क्योंकि टोटल वोल्टेज क्या होता है, सबको अगर हम इसको अगर अप्लाई करें कहीं किसी फॉर्मूले में, ठीक है, तो हम देखेंगे कि टोटल वोल्टेज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ होता है टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल्स टू 0, तभी वो किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ अप्लाई करेगा, ठीक है, तो वही बता रहा है। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि अभी हमें जैसे न्यूमेरिकल, अभी हम बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन जो हमने तरीका समझाया
कि आपको यूज़ कैसे करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही फंडा है इसमें, और कुछ नहीं है, कि आपको यूज़ करना आना चाहिए कि हम कैसे किधर से चलते हैं, क्या क्या लिखते हैं, ठीक है, कितने पास बनेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, लेकिन आपको रूल अगर अच्छे से पता होगा तभी आप कर पाओगे क्लियरली, अदरवाइज़ आप फंस जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं न्यूमेरिकल आगे कराने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस चैप्टर को फिनिश कर लूँ, ठीक है। फिर हम लोग वापस से किस पे आ जाएंगे, वापस से फिर हम लोग आ जाएंगे किरचॉफ लॉ पे, ठीक है। किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल करेंगे और किरचॉफ लॉ को एकदम ओके करेंगे। लेकिन जो किरचॉफ लॉ से थोड़े से इनके एप्लीकेशन जनरेट हुए हैं, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, हम पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे मीटर ब्रिज, फिर पढ़ लेते हैं पोटेंशियोमीटर, पहले ये हम निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज पे का, तो व्हीटस्टोन ब्रिज होती क्या है, देखो एक ऐसा केस होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, देखो, जिसमें 4 रेजिस्टेंस लिए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से इस फिगर को देखिए और समझिए, ये 4 रेजिस्टेंस लिए गए हैं आपके सामने, ठीक है। पहला वाला आपको दिख रहा होगा R1, उसके बाद आपका ये R2 है, फिर R3 है और R4 है। इनको एक डायगनली जो है सेट किया जाता है, डायगनली, ठीक है। देखेंगे आप AC डायगनली, ठीक है, ये हमारा B और D है। अब देखिए ध्यान से, जो AC वाला है, ये AC को बोला जाता है बैटरी आर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं बैटरी आर्म, ठीक। और जो आपका B और D है, ये वाला, ये आपका कहलाता है गैल्वेनोमीटर आर्म, ठीक है, गैल्वेनोमीटर आर्म, ठीक, बात समझ गए। तो पहले इनका नाम जान लेते हैं। अब इनको ऐसा सेट किया जाता है, तो इनमें करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट बराबर फ्लो करता हुआ है, ठीक है, चारों रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जो अंदर ये लाइन है G वाले, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बैलेंस वाले केस में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, G बस केवल क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर, यानी कि पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए होता है, क्योंकि एमीटर करंट को मेज़र करता है और वोल्ट मीटर जो होता है, सॉरी, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो पोटेंशियल को मेज़र करता है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, ये हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से क्या है, एक एप्लीकेशन है ऑफ किरचॉफ लॉ का। तो किरचॉफ रूल यहाँ अप्लाई हो सकता है बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ आप देखेंगे तो किरचॉफ लॉ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और हम फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। तो पहला लूप ये बनेगा, दूसरा लूप ये बनेगा, ठीक है, 2 लूप यहाँ पे बनेंगे। आप कोई भी लूप पहले सॉल्व कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा लूप लेते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, जो मर्जी, और जैसे जैसे आप रास्ता चलना चाहो वैसे रास्ता आप चल सकते हैं, ओके। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे मैं पहले वाले में चलना चाह रहा हूँ, ये मेरा पहला रास्ता है, सपोज दैट मैं ऐसे चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखोगे कि करंट इधर जा रही है, ठीक है। तो करंट इधर जाएगी तो I1 R1 मल्टीप्लाई होकर पोटेंशियल बन जाएगा, बिल्कुल, और करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हो, मीन्स ये नेगेटिव में लेना है, तो नेगेटिव I1 R1, क्लियर। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे, ये हमारा 0 ब्रांच है, इससे कोई मतलब नहीं। फिर हम यहाँ पहुँचे, फिर इधर पहुँचे। अब हम करंट के अपोजिट हो चुके हैं। करंट के अपोजिट मतलब करंट इस तरफ जा रही है और हम इस तरफ आ रहे हैं, मीन्स इस बार पॉजिटिव में इसको लेना है। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, I2 R2, है ना, I2 R2, क्योंकि फार्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का, IR, ठीक है। तो हम ये पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गई बात आपको, ओके। तो ये हमारा एक पहला पास यहाँ से क्लियर हो गया। और हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, देखो ये IG हम लोग लिख सकते थे, पर IG की वैल्यू तो 0 है ना, तो ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आ गई। ये पहला पास का ऐसे ही लिखना है, ऐसे सेकंड पास का। अगर देखो यही चीज़ मैं बता दूँ, ये आप नोट कर लीजिए, यही चीज़ हम चाहते तो हम इधर से भी चल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझें आप लोग। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली जो मैंने पूरा वैल्यू लिखा हुआ है वो ये आया हुआ है, ठीक है। सेकंड फेज़ में अगर हम लोग चाहें, जैसे अब ये चीज़ हम अभी मैंने बता दिया आपको कि हम इधर से ना चल करके अभी हम इधर से चलना चाहते थे, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में चलना चाहते, तब क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इधर से हम चलना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले केस में पोटेंशियल इस वाले रेजिस्टेंस पे पहुँचे तो पोटेंशियल क्या होगा, अब हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, मीन्स क्या होगा, नेगेटिव में लेना है, यानी नेगेटिव I2 R2 लोगे, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, IG हमारा 0 हो गया, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे हम पहुँचे, तो यहाँ देखिए अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग हो चुके हैं, करंट इस तरफ जा रहा है और हम इधर चलना चाह रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल I1 और R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में, मीन्स I1 और R1, और टोटल कितना होता है, 0। तो देखिए अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से वो वही केस बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व होकर के फिर से वही ईजिली केस बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इधर भी आप जिधर से चाहो उधर से चल सकते हो, चाहे इधर से चलिए और चाहे आप इधर से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप रूल का ख्याल रखें, ठीक है। तो वहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक, ये बात ध्यान रखें। तो सपोज अगर आपकी पहली इक्वेशन यहाँ से ये मिली और सेकंड इक्वेशन आपको ये मिली, फिर दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक ये रिलेशन मिलता है, क्लियर।
और उसके बाद इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि I3 I1 के इक्वल है, I4 I2 के इक्वल है करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये केस मिल रहा है, तो आप ये देखोगे कि I1 I2 और I1 I2 इन दोनों के इक्वल है, मतलब इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो फाइनली ये केस बन गया, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो केस बना वो आप यहाँ देख रहे हो कि ये बना, मेन केस ये है, यही रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे फिगर, अब ये बैलेंस हो गए, 4 रेजिस्टेंस कॉल्ड बैलेंस कंडीशन, ठीक है। अब कैल्विनोमीटर टू गिव जीरो और नल डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा कभी भी अगर आपके सामने आता है, ठीक है, अगर ऐसा आपको ब्रिज कहीं भी दिखता है तो आप सोल्यूशन कैसे करते हो, R2 मतलब ये R2, उसके बाद अपॉन R1 मतलब ये R1, ठीक। तो अगर इसको मैं P कह दूँ, अगर इसको मैं Q कह दूँ, ठीक है, और इसको मैं R कह दूँ और इसको मैं S कह दूँ, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे P बाई Q, क्लियर, इक्वल्स टू, सेकेंड केस में आप देखोगे R4 अपॉन R3 मीन्स R बाई S। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप बड़े आराम से रेजिस्टेंस को लिख पाओगे, ठीक है। यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, पूरी बात समझ लीजिए। कभी कभी इस पर सीधे न्यूमेरिकल आ जाएंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सीधा फार्मूला लगा करके आप अगले रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ये पूरी बात समझ गए होंगे, ये कहानी क्या है। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस निकाला गया है, वही है कि आपको 3 पता होगा तो एक आसानी से आप निकाल पाओगे। एक छोटा सा यहाँ न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आप न्यूमेरिकल बैठ करके कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल वही तरीका है। आप इधर से चलिएगा, इधर से चलिएगा, और आपको पोटेंशियल पता ही है, आराम से आप निकाल पाओगे जो रेजिस्टेंस वगैरह पूछा होगा, ठीक है। तो आप काम करिए और आसानी से क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए पूरा सॉल्यूशन भी दे रखा है। अच्छा, अगला एप्लीकेशन जो आपके सामने है वो मीटर ब्रिज का है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीटर ब्रिज थोड़ा समझना है हम लोगों को। हाँ, तो मीटर ब्रिज है, बिल्कुल देखिए समझने में है क्या, इसमें 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये किनारे 2 पट्टियाँ, एक पट्टी इधर है, एक पट्टी इधर है, ओके। और ये दोनों पट्टियों का ये एंडिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट यहाँ है, एक एंडिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है। और इन दोनों एंडिंग पॉइंट पे ये देखो 2 नॉन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, गैप में, ताकि रेजिस्टेंस अटैच किया जा सके। और ये किनारे इसके एक बैटरी से अटैच हैं, ठीक है। यहाँ ओपन एक की लगी हुई है, यहाँ EMF लगा हुआ है, ठीक है, ये ओके। और यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगी है, जॉकी लगी हुई है, ठीक है। जॉकी का मतलब हम इस जो इधर उधर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। बीच में ये देखिए, ये जॉकी, ये जो है एक ये रॉड है, ये रॉड जैसा होता है, मेटेलिक रॉड है, ठीक है, बीच में फिट किया गया है इसको। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखोगे तो 4 आर्म बनेंगे, बिल्कुल 4 आर्म नज़र आएंगे आपको। अगर यहाँ से बीच में D एक पॉइंट ले लिया जाए, जैसे एक लाइन है उसमें D पॉइंट ले लिया जाए, और ये पूरी डिस्टेंस अगर 1 मीटर की होती है, ठीक है, वैसे बेसिकली मीटर ब्रिज लिखा हुआ, मीटर मतलब 1 मीटर। ये वायर AC इज़ 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है AC, आप यहाँ देख सकते हो ये, ठीक है। तो अगर उसी की बात करें तो ये 100 सेंटीमीटर का हो गया। तो अगर बीच में यहाँ से डिस्टेंस L मान लें तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा, ठीक है, अगर टोटल 100 है तो, ओके। तो यही है AC, तो वही बता रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक L1 बन गया और दूसरा 100 माइनस L1 बन गया, S बन गया, R बन गया, 4 बिंग बन गए आपके, ये 4 पार्ट बन गए। बिल्कुल वही वाला केस हो गया जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, बिल्कुल यही केस था, बस ये एक इधर था, ठीक है, और एक इधर लगे हुए थे, और एक यहाँ पे लगा था, और एक यहाँ लगा था डायगनली, ठीक है। तो हमने ये P का कहा था, Q कहा था, R कहा था, S कहा था। तो आपने P बाई Q किया था, R बाई S किया था, आंसर आया था। सिमिलरली आपको यही केस यहाँ भी अप्लाई करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें, और बिल्कुल आप ये चीज़ कर पाओगे। बाकी इसकी जो जितने इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, तो अभी मैं इसको बस केवल ऐसे ही नॉर्मली समझा रहा हूँ, और बाकी आप समझ गए हो कि ये उसी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ आप देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर इसको देखोगे, अगर नॉर्मली इसको बनाना चाहो तो मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि ये चीज़ कुछ ऐसे हो सकती है। मे बी इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये आप देखोगे, सेकंड यहाँ देखोगे, थर्ड यहाँ, मतलब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर रहा हूँ। R और S ये जो है ये यहाँ है और यहाँ है, और जो आपका ये पॉइंट है L1 यहाँ है, और ये 100 माइनस L1 यहाँ है, ओके। तो अगर करंट इसमें फ़्लो करना स्टार्ट होगा, ठीक है, पहली बात यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस नहीं बल्कि इनको एक डिस्टेंस ही मान लो। अब ये हम केस अगर इसको देखें तो इस केस को कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं किसकी तरह, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, मतलब R बाई S और ये इतना बाई इतना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा समझा दूँ उसको, कि जैसे यहाँ पे R रेजिस्टेंस क्लियर दे रखा है, यहाँ S रेजिस्टेंस क्लियर दे रखा है, बट ये रेजिस्टेंस नहीं है, एक लेंथ है ये।
तो इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के क्या करोगे, देखो यहाँ सेंटीमीटर स्केल लगा हुआ है, तो अगर हम रेजिस्टेंस सेंटीमीटर रेजिस्टेंस अगर आर मान लेते हैं तो इतनी लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, RCM L1 होगी। ऐसे यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, RCM यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। अभी आपके पास 4 रेजिस्टेंस हो चुके हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्म बन चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बना लिया, ये हमारा हो गया R, सपोज दैट, क्लियर। और उसी के जस्ट नीचे हमने ये बना लिया, रेडी कर लिया, ये मेरा बन गया S। उसके बाद में इस साइड हमने बना लिया, ये वाला पोर्शन, मतलब कि R सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर R हो तो L1 यहाँ पे लिया गया है तो L1 हो जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस इतना होगा टोटल। ओके, आप तो इतने समझदार ही हैं, ये बात समझ गए होंगे। तीसरा ये देखिए, यानी चौथा यहाँ पे आ गया ये वाला, मतलब ये हो जाएगा R सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस R हो तो इतनी डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी आप पूरा समझ गए होंगे। यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जो कि आपका यहाँ लगा हुआ है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल वही वाला केस है, ठीक है। और ये जो है इसके किनारे टर्मिनल, ये बैटरी जो इधर गई है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप बैटरी अप्लाई कर सकते हो। तो यानी ये पूरा केस कैसा बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस बन गया। अब आप लिख सकते हो R/S = RCM L1 अपॉन RCM 100 - L1, क्लियर। तो देखिए अब इसमें ज़्यादा आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केस कुछ ऐसा बन जाएगा, R/S = RCM L1 by RCM 100 - L1, क्लियर। तो ये बन गया। अब इनमें से कोई भी चीज़ आपको पूछी जाएगी एग्ज़ाम में, आप इसमें पुट करोगे और सॉल्व कर लोगे। तो आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, न्यूमेरिकल इससे अक्सर आते हैं, क्योंकि ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको बिल्कुल सीरियसली समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत हल्के से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझ लोगे ना तो जो मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल आसान से उसको उड़ा पाओगे, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो ये आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल नंबर, ये 3.9 है, बिल्कुल लिखा हुआ है, मीटर ब्रिज है, इसने बता दिया। एक नल पॉइंट पाया गया इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, ओके, फ्रॉम ए। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, R सेंटीमीटर L1 = 33.7 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ नाउ रेजिस्टेंस 12 अगर कनेक्ट किया गया है पैरेलल टू विद S के साथ, ठीक है, तो इसमें बताना है कि अब इस बार क्या पाया गया, जो नल पॉइंट पाया गया वो इतना पाया गया, मतलब कि हमारा ये R सेंटीमीटर 100 - L1 है, ठीक है, 51.9। अब आपको दूसरी वैल्यू पता करनी है, तो बिल्कुल ये फार्मूला लगा देंगे और आसानी से पता करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरा एकदम क्लीन है और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल करिए तभी आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगला अगर आप देख रहे हैं तो आपके सामने आ गया है पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियोमीटर जो आ गया है ये क्या है, देखो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, एक्चुअली मैं इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भेजूँगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा समझाना मुश्किल होगा। ये थोड़ा सा क्या होता है कि प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली यानी कि अगर ये प्रैक्टिकली किया जाता है तो ज़्यादा क्लीन समझ में आता है। हालांकि है ये वही प्रोसेस है, सब कुछ पूरी कहानी इसकी वही है, आप देख रहे हो पूरा फार्मूला वही बन रहा है, प्रोसेस वही लगाया गया है, किरचॉफ लॉ लगाया गया है और फाइनली इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस वही, बट इसको समझने के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे, अगर प्रैक्टिकली समझेंगे सारी बात, तो कुछ ज़्यादा ही बात समझ में आएगी। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो रेडी कर दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको थोड़ा हवा में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आप लोग ये सारा जितना भी लेक्चर रेडी किया गया है, ठीक है, जितना भी टॉपिक समझाया गया बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। और मैं शायद अब टेस्ट लेने वाला हूँ इस चैप्टर का, बेसिक एक छोटा सा टेस्ट होगा जो आप लोग कितना काम कर चुके हैं, और फिर हम आपको बता दें कि जस्ट अब हम स्टार्ट करने। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर इसका मैंने छोड़ रखा है, पोटेंशियोमीटर हमें अभी इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और बाकी अभी तो सब कुछ हम फिर से डिटेल में लेंगे, रिवीजन जब स्टार्ट होगा हम लोगों का। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि रिवीजन जब आपका स्टार्ट होगा तो आप वो रिवीजन जो होगा आपका, अभी ये मैं केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि 12th की जो PCM PCB है होती क्या है। और ये बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे आपका बोर्ड क्लीन हो रहा है, ठीक है, इससे फ़ायदा होगा आपको। लेकिन जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा तो उस रिवीजन में हम लोग और डीप में जाएंगे, ठीक है, और वो हम लोग अपना उससे करियर की तरफ फोकस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ़ यू हैव गॉट माई पॉइंट, ओके।
देखो, और ये सब आप देख लीजिए, डायमेंशन ये सब क्या होते हैं, यूनिट वगैरह ये सब, तो आप इतने समझदार हैं कि समझ जाएंगे इसमें क्या करना है। ओके। और बाकी अब देखिए हमारे पास अब क्या है कि हमें 45 डेज़ का हमने अपना टारगेट ले रखा है, तो हम क्या करेंगे कि ये बैठ करके हम करवाने वाले नहीं हैं। आप लोग ये कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम से जब हमारा 45 डेज़ का हमारा मैटर क्लीन हो जाएगा तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराना फिर से स्टार्ट कर दूँगा। फिर भी आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल बैठ के करें। देखिए सारे इनके सॉल्यूशंस पड़े हैं, आप लोग इतने समझदार सेंसिबल हो चुके हैं कि आप यूट्यूब और गूगल का यूज़ करके बिल्कुल सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। बट आप अपना होमवर्क करते रहिए, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की, ठीक है। सारे क्वेश्चन करिए, एडिशनल जो भी हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं कुछ इसमें स्किप मत करिए, ठीक है। ये देखिए लास्ट में आपके सामने दिख रहा हो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन, ट्विस्टर्सन ब्रिज के क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे आपको हर तरह के क्वेश्चन दिए हैं इसमें, और सब करिए बिल्कुल आसानी से बैठ करके, ठीक है। और देखिए ये लेक्चर हमारा जो है, इस लेक्चर के बाद, अब ये लेक्चर के बाद मैं नॉर्मल एक टेस्ट ले लूँगा, और इस टेस्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ दूसरा पार्ट फिजिक्स का। अगर फिजिक्स का अगला लेक्चर आपके सामने आएगा तो वो हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, मतलब कि आगे निकल चुका हो। मतलब मैं अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है उस चैप्टर से आगे निकल जाऊंगा, यानी मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मैं मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, आप कुछ नया पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, ओके। हाँ, तो हमने बात की थी जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ रहे थे, तो मैंने बात की थी कि हम लोग किरचॉफ लॉ के कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर करेंगे ताकि हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए कि किरचॉफ लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सामने आपके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा। बिल्कुल इसमें फिगर दे रखा होता है, तो इसमें क्या करना है, आपको लूप पता चल रहा है, एक लूप ये देखिए, दूसरा लूप ये है। करना क्या होता है कि जैसे हम चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं वहाँ रेजिस्टेंस क्या है और करंट कौन सी आ रही है। ये आप करंट देख रहे हो, तो ये करंट आ रही है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो करंट है और जो रेजिस्टेंस है उन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो आप, और डायरेक्शन चेक कर लो कि करंट हम चल किस डायरेक्शन में रहे हैं और करंट किस डायरेक्शन में आ रही है। तो देखो हमारा चलने का जो तरीका है वो इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अपोजिट में चलना तो ये पॉजिटिव में लेना, और अगर करंट के डायरेक्शन में ही चलना तो ये नेगेटिव में लेना, इतना ध्यान रखना बस। और सारी चीज़ें ऐड करते जाना। तो यहाँ पहुँचे, ठीक है, फिर यहाँ करंट आ रही है, ठीक है, ये करंट आ रही है, यहाँ पहुँचे, यही करंट देखिए यहाँ पहुँची, और फिर ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। ये करंट क्या आई है, अब ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो करंट के डायरेक्शन में चले तो नेगेटिव में लेना पड़ा, तो हमने ये वैल्यू क्या ली, नेगेटिव में, यानी कि 200i - i1, ठीक है। और दोनों का हमने सम कर ही दिया, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ, सॉरी किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे बिल्कुल किया गया है और लिखा गया है। तो यही किरचॉफ लॉ आप अप्लाई करोगे, और जिस पास में, अब इन्होंने एक सेकंड पास में अप्लाई किया, मैंने उधर वाले में अप्लाई किया था, तो वो वहाँ से आपके जो है इक्वेशन 1 स्टार्ट हो जाएंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे बिल्कुल आसानी से। यहाँ से किसी की वैल्यू निकालिए, चाहे आप i1 की निकालिए इसमें पुट करिए, चाहे i की निकालिए इसमें पुट करिए, एक की वैल्यू निकाल करके और दूसरे में आप बिल्कुल पुट करेंगे और बिल्कुल आसानी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसके जस्ट बगल में क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे 2 पास दिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो बिल्कुल पास देखिए और समझिए, ये सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और किरचॉफ लॉ बिल्कुल लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना होता है, आपको डायरेक्शन देखनी होती है और किधर चल रहे हैं, और आपको क्या करना होता है कि जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस दे रखा है, जो करंट दे रखा है, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। वो देख लो कि करंट के डायरेक्शन में अगर हुआ है तो नेगेटिव में लेना, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होना है तो पॉजिटिव में लेना। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है। तो बस यही चीज़ है, और अप्लाई करने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। फिर यहाँ एक पास आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये कैसे चला गया है, डायरेक्शन आपको दिख रही है। ये सारे क्वेश्चन देखिए, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके ये न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस बना लीजिए, ठीक है। देखो सोल्यूशन आपके सामने बिल्कुल हल्के से सोल्यूशन दे रखे हैं, मेथड आपको पता चल चुका है, ठीक है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, इसका भी सोल्यूशन आपके सामने देखिए आ गया है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोक देता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए, समझ लीजिए क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखिए यहाँ पास बन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आप जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप तक क्वेश्चन करोगे नहीं। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखा है, समझा है, जाना है, तो ये सब न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, ठीक है। और बाकी मेरी तो जिम्मेदारी है कि मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराऊँ, बट अभी हम लोगों को क्या करना है कि अभी हम लोगों को बस जल्दी से ख़त्म करना है सिलेबस, ठीक है। मतलब मेरा टारगेट 45 डेज़ में आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। 1.5 महीने का टाइम होता है, सोचिए 1.5 महीने का टाइम है मात्र, और उस 1.5 महीने में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, पूरी 12th की जितने भी मटेरियल होते हैं कवर करने वाले हैं।
तो कवर करने के बाद फिर मैं डिटेल में आऊँगा, तो फिर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये सब चीज़ें आपके लिए एकदम से ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, एकदम से मतलब कि पीस ऑफ केक हो जाएंगी एकदम से, है ना। तो आप लोग ये न्यूमेरिकल है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको दिख रहे हैं या फिर आपको कुछ जितने भी मिल जाएं आप करिए और एक्सपीरियंस आप बनाइए किरचॉफ लॉ पे। और इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं वो ज़्यादातर आप देख रहे हो कि कहीं से और से नहीं बनेंगे, वो बनेंगे किरचॉफ लॉ से। ऐसे तगड़े तगड़े फिगर बन के आएंगे और आप कहोगे ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। अगर किरचॉफ लॉ आता है तो आप बैठ करके आसानी से उड़ा सकते हो। ठीक है गाइज़, तो आप लोग इस पर क्वेश्चन करें और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी वो चैप्टर जो चल रहा है हमारा सॉल्यूशन, वो चैप्टर हम लोग अच्छे से फिनिश करेंगे। और उसके बाद फिजिक्स का जो भी लेक्चर आपके सामने आने वाला है वो लेक्चर होगा आपका हट के थोड़ा सा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है या फिर मॉडर्न फिजिक्स से होगा। ओके, चलिए काम करते रहिए और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल बिंदास काम करते हैं।